गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना दूसरा चैप्टर का नाम है आपका गॉस की प्रमेय। तो आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कीजिएगा चैप्टर का नाम लिखते हुए। चैप्टर का नाम आपका गॉस की प्रमेय है और इसमें हम लोग 2 पॉइंट आज हम पढ़ेंगे, एक आपका वैद्युत फ्लक्स और दूसरा गॉस की प्रमेय। ये दोनों आपके छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपके 2 से 3 नंबर के बनते हैं। यह लॉन्ग क्वेश्चन जब 5 नंबर का पूछा जाता है तो उसके साथ जुड़कर आते हैं और दोनों आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब हम बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स की, तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है सीधे समझने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने जैसे पढ़ा था अभी कि वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, आपको बल रेखाएं दिखाई गई थी वैद्युत क्षेत्र में, जब इस तरह की आपको सीधी सीधी रेखाएं दिखाई गई थी। तो किसी तल के लंबवत या अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, यानी मान लीजिए कोई तल ऐसे है, अब इसमें से जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं उनकी संख्या को ही कह देते हैं वैद्युत फ्लक्स। तो आपके सामने ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स सेम बात है। अब इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, तो इसको हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं। कई बार फाई के बेस में ई भी लिखा जाता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि ये वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक को रिप्रेजेंट करने के लिए कई बार हम फाई के बेस में ई भी लिखते हैं, क्योंकि अगर आप आगे अभी जब पढ़ोगे तो वहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स भी आएगा, उसको भी हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब आपको इसमें चिन्ह देखना होगा, दिशा नहीं देखनी होगी। आप दिशा की इसमें हमको ज़रूरत नहीं है। अब इसके अगर फिगर की बात करें तो आपके सामने ये फिगर बना हुआ है, जिसमें आपका ये ब्लू कलर का एक तल रखा हुआ है और आपके देखिए ई जो आपकी सीधी लाइनें हैं वो आपकी वैद्युत बल रेखाएं हैं, इस तल से पार जा रही हैं। अब जब इस तल से पार जा रही हैं तो यहीं से हमारा वैद्युत फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आएगा। पर अगर हम देखें तो ये जो तल है ये और वैद्युत फ्लक्स ये दोनों एक दूसरे के अभिलंबवत नहीं है, यानी लंबवत नहीं है, थोड़ा सा कोण बना के। तो जब कोण बना के आएंगे तब क्या फॉर्मूला होगा वो भी हम समझेंगे। साथ में जो एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको यहाँ पर समझनी है वो ध्यान रखिएगा। हम जब इस पृष्ठ की बात करेंगे तो पृष्ठ के क्षेत्रफल की जब हम बात करेंगे तो वो इस तरह एंगल नहीं बनाएगा ऊपर की ओर, यानी हम पृष्ठ की जब बात करेंगे तो ऊपर की ओर पृष्ठ का एंगल नहीं होगा। वो जो उसका तल जो ले रहे हैं हम, सामने की ओर जो तल बन रहा है हम उसकी बात करेंगे। क्योंकि यहाँ जब ये हम फॉर्मूला लिखेंगे तो हम यहाँ पर ई वैद्युत क्षेत्र और इस पृष्ठ के क्षेत्रफल का के बीच का एंगल लेंगे। तो वहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो बीच का एंगल लिया जाएगा ये पृष्ठ का नहीं लिया जाएगा, पृष्ठ के क्षेत्रफल का लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप हथेली करके रखिए, तो हथेली करें आप ऊपर की ओर, हथेली का मुंह हो तो आप उंगलियों की दिशा में नहीं जाएंगे कि आप कहते हैं कि मेरा हाथ उंगलियां इस तरफ इशारा कर रही हैं। आप हथेली का रुख जिस तरफ है ऊपर की ओर, आप ऊपर की ओर की बात करेंगे। तो वही यहाँ पर सिर्फ समझना है। तो अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो हमने लिखा यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा लंबवत स्थित पृष्ठ का क्षेत्रफल dA हो तो उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होगा। सिंपल सा फॉर्मूला d फाई ई बराबर ई डॉट dA। अब इसको d फाई ई क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमने यहाँ पर एरिया भी क्या लिया है dA, अल्प एरिया लिया है, छोटा सा एरिया लिया है, इसलिए वैद्युत फ्लक्स भी क्या है अल्प है। जब हम पूरा वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो इस एरिया का क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, जो आगे के बड़े डेरिवेशनों में इस्तेमाल होगा। जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपका ये डी फाई ई किस में चेंज हो जाएगा, फाई ई में चेंज हो जाएगा। तो अब क्योंकि देखिए बीच में यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है डॉट प्रोडक्ट, ई डॉट डी ए। डॉट प्रोडक्ट आपको पढ़ाया गया है पिछले साल, जिसको सदिश गुणनफल कहते हैं, जिसको अदिश गुणनफल कहते हैं, सॉरी अदिश गुणनफल कहते हैं। तो जब हम अदिश गुणनफल करते हैं तो साथ में आता है कॉस थीटा। अगर आपको याद हो इसी तरह का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, W बराबर एफ डॉट डी एस, तो हो जाता है एफ डी एस कॉस थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है, यह बात आपको बताई गई थी।
तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। ई वैद्युत क्षेत्र है, डी ए आपका तल का क्षेत्रफल है और थीटा जो है वो ई और डी ए के बीच बनने वाला कोण है, जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया था। अब इसके कुछ केसेस आ जाते हैं बहुत इजी से। तो पहला केस, यदि थीटा का मान कितना हो, 90 हो जाए, थीटा का मान 90 हो जाए यानी पृष्ठ क्या हो जाए, वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाए, तब क्या होगा, cos 90 का मान आप सबको पता होगा कितना होता है, 0। तो पूरी डी फाई ई की वैल्यू कितनी आ गई, 0। यानी अगर आपका पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाए, यानी आपका मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र आपका इस तरफ है ऐसे, और तल भी आपका ऐसे हो जाए इसी तरफ, तो उनके बीच का ये कितना हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स, 0। जी ठीक है, अगली पॉइंट समझते हैं दूसरा। यदि थीटा का मान 0 अर्थात पृष्ठ जो है विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, तब क्या हो जाएगा आपका ई डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर cos 0 का मान 1, इसीलिए डी फाई ई का मान कितना हो जाएगा, ई डी ए, ये हो जाएगा मान आपका मैक्सिमम। अब इस बात को आप इस तरह से समझिएगा, आपको इसको हम नेक्स्ट पेज पर समझाएंगे इस बात को। अब चलते हैं आगे इसके बारे में और वो बात समझ लेते हैं। जैसे सिंपल सा आप समझिए, मैंने माना यहाँ पर आपकी ये 5 वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, मुझे इसके सामने एक तल लगाना है। तो पहले मैंने जब तल लगाया तो उसको इस तरह खड़ा रख दिया। जब खड़ा रख दिया तो इसमें से कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, 1 2 3 4 5। तो वैद्युत फ्लक्स कितना आ गया मेरा, 5। फिर मैंने क्या किया, इस जो रेखाएं थी इसको ऐसे करने की जगह कर दिया तिरछा। जब तिरछा कर दिया, अभी भी देखिए चौड़ाई उतनी है, बस इसको जैसे ही तिरछा कर दिया, अब कितनी लाइनें पास हो रही हैं, तो 1 2 3। अब वैद्युत फ्लक्स कितना हो गया, 3। मैंने इसको और तिरछा किया, जब इसको और तिरछा किया तो अब कितनी, 1 2 3 4 5। अब और तिरछा किया मैंने इसको कर दिया ऐसे। अब कितनी लाइन पास हो रही है, तो सिर्फ एक लाइन इस तल से पास हो रही है, तो अब वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, 1। और अगर इसको और तिरछा करें, यानी एकदम अगर सीधा कर दें, एकदम ऐसे कर दें अगर इस तल को, तो अब एक भी लाइन पास नहीं हो रही, तो अब वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर बस ये चीज़ समझिएगा, इस समय अगर आप देखो तो ये जो आपका तल है, जो आपकी वस्तु है, ये तो इसके साथ सीधी रेखा में समांतर है, यही बात लिखी गई कि समांतर होगा। तो देखिए एकदम सीधी रेखा में समांतर है। पर अगर एंगल की बात किया जाए तो इस तल का मुख इधर है, ऊपर वैद्युत क्षेत्र का मुख इधर है, इतना बीच का एंगल कितना, 90। इसीलिए वहाँ पर बात आपको कॉन्ट्राडिक्ट लग रही है, अपोजिट लग रही है, कि कह रहा है एंगल 90 है पर तल के क्या है, समांतर है। क्योंकि हम जैसे यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये आपका तल इस तरह है पर तल का मुंह किधर है, ऊपर की ओर, एरिया किधर है, ऊपर की ओर, वैद्युत क्षेत्र किधर है, इधर। तो एंगल 90 है पर तल की क्या है, समांतर है। यही चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। अब चलते हैं आगे, इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। तो मात्रक की बात, फॉर्मूला आपके सामने है, मात्रक निकालने का तरीका आपको पता है, हम सारे फॉर्मूलों का मान रख देते हैं। तो ई वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो ई बराबर हम लोगों ने पढ़ा है F/Q। F मतलब न्यूटन और Q मतलब कूलाम। तो ई का मात्रक तो आ गया। फिर बात करते हैं अगर dA, तो dA होता है क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर लंबाई गुणे चौड़ाई। दोनों मात्रक उठा के हमने यहाँ पर दिए रख। तो न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, ये वैद्युत फ्लक्स का आपका एक मात्रक हो गया, इसको याद रखिएगा। साथ में इसका एक मात्रक और बनता है, वो कैसे बनता है वो भी आपको अभी बता देता हूँ। आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा, आप बस ध्यान रखिएगा। ऊपर हमने रखा न्यूटन, नीचे ले आए कूलाम, और इंटू मीटर जो है इसको कर दिया 2 जगह, मीटर इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर हमारी एक चीज़ होती है, अगर आपको याद हो क्या होता है समझिएगा। जब भी हम गुणा करते हैं न्यूटन का मीटर से, न्यूटन मतलब बल, मीटर मतलब दूरी, बल का दूरी या विस्थापन से गुणा करते हैं तो वो बन जाता है कार्य का मात्रक होता है जूल। तो इस न्यूटन मीटर की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पर हम लोग रख सकते हैं
जूल। तो इसकी जगह पर हमने रख दिया सीधे सीधे, हमने रख दिया जूल। अब जूल किसका मात्रक होता है? तो कार्य का मात्रक होता है। कार्य मतलब क्या? W, ठीक है। बटे कूलाम किसका मात्रक होता है? तो कूलाम आवेश का मात्रक होता है बटे Q। और इनटू में क्या है? मीटर, तो हमने लिख लिया मीटर। अब W/Q अगर आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, तो एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य V बराबर होता था W/Q। यानी इस W/Q यानी यहाँ पर जो जूल प्रति कूलाम है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? वोल्ट। तो इसको अगर हम वोल्ट लिख देंगे तो आपका सिंपल सा मात्रक बन जाएगा दूसरा, वोल्ट इनटू मीटर। ये याद रखिएगा, एग्ज़ाम में ये सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है। आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर बहुविकल्पी में बहुत बार पूछा गया, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। 4 ऑप्शन देंगे, आदमी यही ऑप्शन ढूंढता रहता है कि कूलाम प्रति न्यूटन प्रति कूलाम गुणे मीटर स्क्वायर ये कहाँ है, पर ये तो ऑप्शन में होता ही नहीं। तो आदमी कहता है क्वेश्चन गलत है, जबकि ऑप्शन में दिया होता है वोल्ट इनटू मीटर। तो इसके 2 मात्रक है और दोनों मात्रक सिंपली आप निकाल सकते हैं। तो ये भी आपका लिखा है। इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट मीटर, तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं विमा की। तो विमा हमेशा की तरह आपका होमवर्क है, आप सब चरमों की विमा रखें और निकाल कर बताएं। कॉस थीटा की कोई विमा नहीं होगी तो उसकी विमा रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वैद्युत क्षेत्र और आपका क्षेत्रफल की विमा रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पर जो बहुत इजी है, गॉस की प्रमेय। इसको गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम भी कहते हैं। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 4-5 डेरिवेशन हम करेंगे दीर्घ उत्तरीय, यानी 5-5 नंबर के जो इस गॉस की प्रमेय से लगेंगे। बहुत सिंपल सा है, ये कह देता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, यानी गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी सिंपली समझिए इसको, अगर एक ये पृष्ठ है, इससे बल रेखाएं गुजर रही हैं, यानी वैद्युत फ्लक्स निकल आया फाई, तो ये फाई इस पर जो कुल आवेश होगा, मान लिया आवेश कितना है Q, उसका 1/ε0 गुना होता है। यानी Q में 1/ε0 से गुणा कर देते हैं। इतना सिंपल सा फॉर्मूला है। तो लिखा है आपका किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। एक लाइन का है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले की तरह अगर लिख दें तो फाई ई बराबर Q/ε0। तो ये आपका पूरा पोर्शन हो गया। अब अगर इसमें एक चीज़ हम लोग देखें तो हमने फाई ई के 2 फॉर्मूले पढ़ लिए, आपको इकट्ठा भी बता दे रहे हैं। हमने फाई ई के आज 2 फॉर्मूले पढ़े। पहला हम लोगों ने पढ़ा डी फाई ई बराबर E.dA या E.dA cos थीटा, जो आपको दूसरा ये। अब जब हम कल लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, तो हम इन्हीं दोनों फॉर्मूलों को एक साथ कंबाइंड करेंगे। यहाँ से फाई ई का मान उठाकर यहाँ पर कर देंगे पुट, और तब हमारे लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आप जितना पढ़ रहे हैं इसके नोट्स बनाते रहे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या कुछ समझ में ना आए तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट आप कॉल करके पूछ सकते हैं। तो अपनी पढ़ाई चालू रखिए। तो आज के लिए इतना ही।